आज की वीडियो में आपको बताऊंगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। आज हम जानेंगे क्यों 7,000 लोगों को एक साथ इकट्ठा होना पड़ा, कैसे कारण थे कि लुई 16 को सरेंडर करना पड़ गया, क्यों फ्रांस की सोसाइटी 3 हिस्सों में बटी थी, सब जानेंगे हम इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले डालिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस के लोगों को कहा जाता है फ्रेंच, है ना, और रिवॉल्यूशन होता है क्रांति, पॉलिटिकल चेंज बाय लॉट ऑफ पीपल इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल। जब कोई बहुत बड़ा चेंज लेके आते हैं बहुत छोटे टाइम इंटरवल में, उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था, क्या उसके कॉज थे, फिर आगे आगे चलते चलते सीरीज में पढ़ते जाएंगे सब चीज़। सबसे पहले फ्रांस की कंडीशन समझिए। जिस तरह हमारा बॉलीवुड 3 हिस्सों में बटा हुआ है, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, उसी तरह हमारी फ्रांस की सोसाइटी भी 3 पार्ट में बटी थी। पहला फर्स्ट स्टेट, दूसरा सेकंड स्टेट, तीसरा थर्ड स्टेट। अब फर्स्ट स्टेट में कौन से लोग आते थे? फर्स्ट स्टेट में वो लोग आते थे जो चर्च को बिलोंग करते हैं, जैसे प्रीस्ट वगैरह होते हैं, चर्च में काम करने वाले, चर्च में जो भी रहते हैं, सारे के सारे आते थे फर्स्ट स्टेट में, और उन लोगों को कहा जाता था क्लर्जी। बात समझ है कि नहीं? फिर चलते हैं सेकंड स्टेट में। सेकंड स्टेट में आते थे किंग, राजा आता था, उसका मिनिस्टर यानी मंत्री आती थी, गवर्नमेंट आती थी, गवर्नमेंट के अंदर जितने भी लोग काम करते थे वो आते थे सेकंड स्टेट में, और उनको कहा जाता था नोबिलिटी। ठीक है। थर्ड स्टेट में कौन थे? थर्ड स्टेट में आते थे आम आदमी, एक बिजनेसमैन से लेके, एक व्यापारी से लेके, एक फार्मर से लेके, किसान से लेके, जो भी छोटे छोटे काम करे सारे, वो सब किस में आते थे? थर्ड स्टेट में। अब जो देखो ये कंडीशन क्यों हुई, क्यों ऐसी लड़ाइयाँ डेवलप हुई, इसमें देखो सबसे पहले समझते हैं। जो फ्रांस की देखो 90% पॉपुलेशन थी ना, वो थी फार्मर्स की। अब देखो इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो थी फार्मर की थी, और उन्हीं के साथ जो है दुर्व्यवहार होता, सारे अत्याचार उन पर। देखिए समझते कैसे। 60% जो लैंड थी, जो फार्मर थे तो 90% थे, पर जो 60% लैंड थी वो किन के पास थी? क्लर्जी और नोबिलिटी के पास। मतलब इनकी ज़मीन पे ये लोग काम करा करते थे। अच्छा, क्लर्जी और नोबिलिटी थे, उनको प्रिविलेजेस मिले थे। प्रिविलेजेस वर्ड का मतलब होता है विशेष अधिकार जो सबको नहीं दिए जाते। अब इन दो को, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट वालों को तो अच्छे अधिकार मिल रहे हैं, इनको नहीं मिल रहे। सबसे पहला था उसमें एक्सेम्पशन फ्रॉम टैक्स। भाई टैक्स यानी कर, इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो यार एक तो देखो इनके पैसा भी ज़्यादा, भाई क्लर्जी है, अमीर होंगे, चर्च वाले होंगे, राजा मंत्री, इनके पैसों की कमी होगी नहीं, और इनको ही टैक्स नहीं देना पड़ रहा। और तो सबसे पहली बात तो ये दिक्कत हो गई कि इनको एक्सेम्पशन फ्रॉम टैक्स मिला। ओनली थर्ड स्टेट हैज टू पे द टैक्स। सबसे गरीब वाले जो थे, चलो बिजनेसमैन दे देंगे, फार्मर बेचारे कहाँ से लाएंगे टैक्स? वो तो फसल पे डिपेंड करते हैं। फसल में आपको पता है इतना ही हो पाता है कि खा पी सके इंसान, कोई बहुत बड़ा ये वो नहीं है बिजनेस फसल वाला फार्मर्स का, वो तो अपनी बेसिक नीड के लिए कमा पाते ना। तो बस इनको खाली इनको टैक्स देना पड़ता थर्ड स्टेट में। वो प्लस ये जो पहले 2 स्टेट वाले क्लर्जी और नोबिलिटी वाले, इनसे काम भी करवाते थे खूब सारे, अपने जितने भी उनके पर्सनल यूज वाले काम होते वो भी करवाते थे इनसे। इवन चर्च, देखो चर्च जैसी जगह जी, चर्च वाले भी इनसे टैक्स लिया करते थे। अच्छा, टैक्स के भी कई टाइप्स थे, ऐसा नहीं था कि एक ही टैक्स लिया था कि यार चलो एक टैक्स दे दिया चलो फ्री हो गए। टैक्स भी कई सारे टैक्स थे, कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। सबसे पहला टैक्स है थाइस। थाइस में क्या होता था? 10% ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस, कि जो भी आपने क्रॉप प्रोड्यूस का, मान लो मेरी 10,000 रुपये की वो हुई है, क्या फसल हुई है, तो वो क्या करे 10% यानी 1,000 रुपये हम आपको सरकार को देना पड़ेगा, इन दोनों को देना पड़ेगा। तो बताओ कितना बड़ा हिस्सा चला जाता था। तो दूसरा टाइले। टाइले होता था डायरेक्ट टैक्स, इसको टाइल मत बोलना, हो सकता है टाइल ही हो भाई, बाहर की प्रोनाउंसिएशन है। तो उसमें डायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ता है, और भी कई सारे टैक्स, जिसकी वजह से थोड़ा ये थर्ड स्टेट वाले बहुत परेशान थे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वालों से। अब देखो हुआ क्या, मैं आपसे बात करूं, ये जब कब हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन? 1787 से 1789 के बीच चला, 2 साल तक। जो इसका क्लाइमेक्स आया, इंटरवल के बाद जो पिक्चर आई वो यहाँ से शुरू, मेन ये दिन है इसमें। ये डेट आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, 14 जुलाई 1789 को अचानक जो पिक्चर है क्लाइमेक्स आएगा, इसलिए मैं समझाऊंगा आगे क्या क्या हुआ था। अभी आप इस सीक्वेंस चलते रहिए। 1715 में देखो पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस थी 23 मिलियन, मतलब 23 मिलियन होता आपका 2.3 करोड़। 1789 आते आते ये हो गई 28 मिलियन, करीबन 5 मिलियन बढ़ गई, है ना। 1 मिलियन 10 लाख होता है, यानी 50 लाख पॉपुलेशन बढ़ गई। हालांकि इंडिया के हिसाब से तो कुछ भी नहीं यार, जितने टोटल है इतना हमारे अकेले दिल्ली की पॉपुलेशन होगी। खैर इंडिया से छोड़िए। अब सुनो, 5 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ गई।
अब क्या हुआ, देखो पॉपुलेशन बढ़ती है, तो यार पॉपुलेशन से क्या नुकसान हो, सबसे पहले यार पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपकी डिमांड फॉर फूड बढ़ेगी, खाना तो खाओगे ना, रोटी कपड़ा मकान, चलो मकान नहीं भी, रोटी के तो बेसिक नहीं, ऐसे खाओगे जिंदा तभी तो रहोगे, तो फूड की डिमांड बढ़ गई, पर फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाई। यार फूड प्रोडक्शन डिपेंड करती है आपकी बारिश पे, फसल पे, क्या पता करनी हो ना हो, तो फूड प्रोडक्शन वैसे ही की रही, महंगाई बढ़ गई, महंगाई तो बढ़ गई ना। अब देखो यार किसी चीज़ की प्रोडक्शन कम है, मान लो यार मैं कहता हूँ कि अकेले मैं सब्जी की दुकान लगा के बैठा अपनी सोसाइटी में, तो मेरी मर्जी है ना कि कितने मर्जी रेट पे सब्जी बेचूंगा, क्योंकि सप्लाई बहुत कम है। तो भाई जब फूड की प्रोडक्शन की सप्लाई बहुत कम हो रही है तो सप्लाई बहुत कम आएगी तो जो आएगी बहुत हाई रेंज पे आएगी। अब इससे क्या हुआ कि जो अमीर था वो तो अमीर होते गए, यार अमीरों को क्या फ़र्क पड़ता है, टैक्स आए, पेट्रोल महंगा हो, कुछ भी महंगा हो, पानी महंगा हो, खाना, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पर जो गरीब लोग होते हैं वो और गरीब, तो देखो रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअर, पुअर बहुत गरीब होते गए। अब ना ऐसे टाइम पे बेटा अकाल टाइप का भी आया, सूखा ही पड़ गया, यानी किसानों की फसलें भी खराब हो गई और एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस वर्ड होता है, देखो लिखा है मैंने सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता है वो कंडीशन जब आपकी बेसिक नीड होती है डेंजर। अब आप कहेंगे सर बेसिक नीड क्या होता है, मोबाइल, अरे मोबाइल वगैरह टीवी देखना ये सब बेसिक नीड नहीं है, बेसिक नीड होता है रोटी कपड़ा मकान और सबसे पहले खाना। तो बेसिक नीड जब डेंजर में आती है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस बन गया। क्राइसिस होता है वो सिचुएशन जब भारी कमी हो जाए, तो यहाँ पे आकर डेवलप हो गया सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो जब सब्सिस्टेंस क्राइसिस आया उसके बाद जो है 14 जुलाई 1789 में पीपल ने प्रोटेस्ट कर दिया। अभी भी 14 जुलाई 1789 की कहानी नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, लास्ट में पूरी कहानी समझा के पहुंचाऊंगा वहाँ पे क्या हुआ था क्लाइमैक्स में। देखो इससे पहले बहुत प्रोटेस्ट हुए थे, ऐसा नहीं था कि इससे पहले 14 जुलाई 17 से पहले के प्रोटेस्ट हुए नहीं थे, हुए थे पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बहुत छोटे लेवल पे थे, यार इस तरह से कभी भी चेंज नहीं ला पाए। अब 14 जुलाई हुआ क्यों, 14 जुलाई 1789 को जो रियल था वो दिन हुआ क्यों, मतलब देखो सबसे पहले प्राइसेस इंक्रीज होती है यार। अब 14 जुलाई 1789 हुआ क्यों, देखो सबसे पहले इंक्रीजिंग प्राइसेस, चीज़ों के प्राइस बहुत बढ़ते जा रहे थे, बहुत इतने बढ़ते जा रहे थे कि आम आदमी, मेन तो आम आदमी की कहानी है पूरी, थर्ड एस्टेट वालों की पहुंच से बाहर हो जा रहा था उनका। सेकंड है प्राइस ऑफ फूड राइजेस टू मच, भाई खाने पीने की इवन बेसिक नेसेसिटी भी नहीं जुटा पा रहे थे, भुखमरी टाइप आ गई थी, कहाँ से पैसा लाते। तीसरा देखो कहीं पे भी ना कोई आइडिया, जो ये रिवॉल्यूशन होते हैं इसमें फिलोसफर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिलोसफर होता है जो अपनी थ्योरी देते हैं, अपनी किताबें लिखते हैं। 3 फेमस फिलोसफर थे, एक जॉन लॉकी वो खाने वाली लॉली सब्जी नहीं यार, वो LOCKEY वाला ना, वो तो लॉकी हिंदी में होता है, जॉन लॉकी, जीन जैकियस रोसिया, नाम थोड़ा अजीब है भाई, जीन जैकस रोसिया और तीन मॉन्टेस्क्यू, तीनों नाम दोबारा बोलो, दोबारा एक साथ से बोलेंगे सारे नाम, जॉन लॉकी, जीन जैकस रोसिया और मॉन्टेस्क्यू। इन तीनों के फिलोसफर ने अपनी अपनी थ्योरी दी और उनके बारे में बताया। अब देखो यार होता क्या है, मान लो मैं कोई किताब लिख दूं कि पेपर में चीटिंग कैसे करें, तो आप बिकेगी नहीं बिकेगी, क्यों, बहुत बुरी तरह से बिकेगी। हर बंदा चाहता है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं चाहते हो कि चीटिंग कैसे करें, हॉट टॉपिक है। तो उस समय जब इन्होंने थ्योरी लिखी है, जो इनकी जनता की बातों में, इनकी परेशानियों को अपनी बुकों में लिख रहे थे कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो लोग बड़े इंटरेस्ट से पढ़ रहे थे, हर जगह इनकी चर्चा होती है, इनकी किताबों की या इनके आइडियाज़ की। तो देखो जॉन लॉकी ने जो बुक लिखी उसमें लिखा 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ट्रीटी होती है संधि, है ना। इन इट ही टोल्ड द मोनार्की सिस्टम एज बेकार, ओहो मेरी सड़क छाप इंग्लिश, देखो इसमें क्या करा इन्होंने, मोनार्की सिस्टम को बेकार बताया। मेन बात मोनार्की क्या होता है बेटा ये सरकार की फॉर्म होती है मोनार्की, जिसमें राजा का बेटा राजा बनता, उसका बेटा ऐसे चलती रहती है। मतलब मान लो देखो इंग्लैंड में होगा, तुमने देखा होगा एलिजाबेथ थी, फिर पता नहीं कौन आया, प्रिंस चार्ल्स आया, फिर जॉर्ज आया, फिर ऐसे राजा का बेटा राजा, इसे कहते हैं मोनार्की सिस्टम, जिसमें पहले डिसाइड होता है कि कौन राजा बनेगा। तो उन्होंने कहा मोनार्की सिस्टम सही नहीं है। फिर रोसिया ने एक बुक लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसने कौन सी लिखी थी, बुक का नाम था 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, रोसिया ने लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसने कहा कि हर जगह गवर्नमेंट में एक ऐसा किंग को ऐसा होना चाहिए जो लोगों की बातें सुने। किंग लोगों के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता, मतलब वो लोगों की भलाई के लिए फैसले ले। फिर मॉन्टेस्क्यू था, उसने क्या करा, उसने कहा गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस होनी चाहिए, गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस होनी चाहिए, एक होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और तीनों में पावर बराबर बंटनी चाहिए।
ऐसे घूर के मत देखो बच्चे, समझा रहा हूँ तीनों वर्ड्स आपको, गुस्सा मत हो। एक होता है लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर होता है जो रूल बनाता है। हमारे लिए कौन कानून बनाता है? इंडियन पार्लियामेंट। पहले वोटिंग एज 21 हुआ करती थी, 21 से फिर 18 करी गई, तो किसने कानून बनाए भाई? 370 को स्पेशलिटी हटा दिया, किसने कराई है? सब फैसले होते हैं हमारे इंडियन पार्लियामेंट में। तो लेजिस्लेचर होता है जो रूल बनाता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव होता है जो रूल को इम्प्लीमेंट कराता है। भाई पार्लियामेंट में रूल बन गया कि कोई ये नहीं होगा वो नहीं होगा, उसे इम्प्लीमेंट कौन कराता है? आईएएस वाले। देखा होगा ना आपने, डीएम वगैरह जो होते हैं आईएएस वाले, वो रूल को इम्प्लीमेंट कराते हैं। और जुडिशरी क्या होती है? चेक करती है कि रूल जो है प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहे नहीं हो रहे। अगर कहीं कोई चीटिंग हो रही है, कहीं पे कोई इनको ग्रीवेंस आया, कहीं पे उनको कोई शिकायत मिली, तो आप कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट जो भी होते हैं ना। हाँ, तो तीनों मतलब समझ आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों वर्ड, लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव, जुडिशरी। फिर भी समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताना। अब जब सारे के सारे फिलोसफर ने अपनी थ्योरी दी, लोगों ने उनके बारे में पढ़ा, लोगों में जन आक्रोश हो गया, लोग बहुत सजग हो गए, उनको अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ा। उन्हें पता लगा कि टाइम आ गया है, उनको अपने राइट्स के लिए लड़ना ही पड़ेगा। और 14 जुलाई 1799 में वो क़यामत का दिन आ गया। सारे के सारे लोग जो है पेरिस में इकट्ठे हुए, 7000 लोग इकट्ठे हो गए एक साथ लड़ने के लिए। वो बेस्टाइल जेल गए। देखो बेस्टाइल जेल जो भी है, जिसे किंग की पावर माना जाता था, तो जानबूझ के वो कि हम दिखाने के लिए कि हम सीधा तुम पे अटैक करेंगे, बेस्टाइल जेल में घुसे, जेल कमांडर को मार दिया। इतने गुस्से में थे, और जितने भी प्रिजनर थे, जितने भी जेल के अंदर कैदी बनते, सबको फ्री कर दिया। अब इस समय ना, जिस समय की बात है, उस समय राजा था हमारा लुईस 16। मतलब क्या ये कंडीशन हुई, क्यों ऐसा करना? देखो ऐसा नहीं कि उन्हें बिना सोचे समझे टैक्स लगाए, कुछ कारण थे कि जो उन्होंने टैक्स लगाए। बस मेन ये था, अगर उनको टैक्स लगाना भी था तो सारे के सारे एस्टेट पे बराबर लगाते, या फिर जो थर्ड एस्टेट थी उनको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते या टैक्स कम कर देते। पर उन्होंने क्या करा कि खाली थर्ड एस्टेट वालों पे लगा दिया, फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट पे नहीं लगाए। तो इससे भी लोग तिलमिला रखे थे कि अगर आपने समझना है, आप राजा हो, तो सबको बराबर समझो, है ना। अब देखो लुईस 16 के बारे में थोड़ा बात करते हैं, जिन समय का ये इंसिडेंट है। लुईस 16 जो थे बॉर्मन फैमिली के थे, ठीक है। 1774 में एक किंग ऑफ फ्रांस अपॉइंट करे गए, और 20 साल में इनकी शादी हो गई। ही वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 20। मेरी 45 साल हो गई मेरी उम्र, मेरी अभी तक नहीं हुई, पर देखो इनकी 20 साल में इनकी शादी हो गई। यही फ़र्क होता है एक राजा बनने में और एक नॉर्मल इंसान होने में। उनकी वाइफ थी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस, ऑस्ट्रिया मैंने बताई कंट्री थी, उनकी वाइफ का नाम था मारिया। तो 20 साल की उम्र में ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से इनकी शादी हो गई, मारिया उनका नाम था। अब लुईस 16 के टाइम पे ना पैसे की बहुत कमी होगी फ्रांस में। इसके देखो मैंने आपके 4 रीज़न लिखे। सबसे पहला बेटा रीज़न है फाइट। फ्रांस ने बहुत सारी लड़ाई लड़ी, हर जगह लड़ाई लड़ी, हर जगह इन्होंने लड़ाई लड़ी, बहुत सारी लड़ाई, इनको लड़ाइयों का बड़ा शौक था। अब देखो यार, लड़ाई लड़ना कोई छोटी बात तो नहीं है। तुम कहीं पे वॉर लड़ते हो या तुम कोई भी बैटल लड़ते हो तो बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारी सेना लगता है, बहुत सारे गन्स लगती है, हर चीज़ लगती है। तो इतना सारा पैसा तो कहाँ से आएगा? सरकार ही उठाएगी। तो कर्जा लिया उन्होंने जगह जगह से, इसकी वजह से इनका बहुत सारा पैसा लग गया। तो पैसे की कमी तो होगी। दूसरा, इनका वर्सेल में एक पैलेस था। अब वो पैलेस इतना बड़ा था कि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, और इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट, पहले ही पैसे की कमी, भूखमरी होना, और उसके बाद इतना पैसा वो और बुरा हो गया, ठीक है। थर्ड था, फ्रांस का दुश्मन था ब्रिटेन, और ब्रिटेन ने क्या करा था, अमेरिका की 13 कॉलोनियों को कैप्चर कर लिया। देखो कॉलोनी क्या होता है, घर वाली कॉलोनी होती है कि मैं कॉलोनी में घूम रहा हूँ। जब एक स्ट्रॉन्ग कंट्री किसी दूसरी छोटी कंट्री पे या उसकी जगहों पे कैप्चर कर लेती है, उसे कॉलोनी कहा जाता है उसकी। मतलब जैसे हम लोग, जैसे बिफोर इंडिपेंडेंस की मैं बात करूं तो हम लोग ब्रिटेन की कॉलोनी कहलाएंगे। जैसे हम इंडिया थे, जितने भी हमारे देश थे तो ब्रिटेन के कैप्चर थे, देवर कार्डलेस कॉलोनी। जब एक बड़ी कंट्री छोटी कंट्री पे कब्जा कर ले, खैर यहाँ पे कंट्री की बात नहीं थी, तो अमेरिका की 13 कॉलोनी इनके कब्जे में थी, इन्होंने इनकी मदद करी। तो ऑब्वियसली मदद ऐसे तो नहीं होगी पैसा दे के छुड़ाएगा कुछ इस तरह से, तो वहाँ भी पैसा लग गया। चौथा, कई ये गवर्नमेंट थी, फ्रांस गवर्नमेंट के लोगों से भी कर्जा ले रखा था, अपने फ्रांस के लोगों से, और उन कर्जे के बदले दे रहे थे 10% इंटरेस्ट। अब बहुत बड़ा अमाउंट जो है ना, इनका इंटरेस्ट देने में ही वापस चला गया, बहुत बड़ा अमाउंट। और इसकी वजह से इनको जो है पैसे का बहुत क्राइसिस हो गई। अब आपको देखो वहाँ उस समय फ्रांस की करेंसी थी ये, भाई लीवर बोलते हैं, लीवर मत बोलना, लीवर तो मत बोलना, लीवरे लीवरे बोल लेते हैं, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन लीवरे। इन पे कर्जा हो गया 2 बिलियन लीवरे का, 2 बिलियन लीवरे कर्जा हो गया। किस पे?
फ्रांस पे, जिसकी वजह से ये बेतहाशा टैक्स लगाते। कहाँ से पूरा करेंगे? पैसा तो पेड़ पे उगेगा नहीं, कहाँ से पूरा करेंगे? तो प्रजा से लेते रहे, जिसकी वजह से उन्होंने बेतहाशा टैक्स लगाए। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह लुई 16 को टैक्स लगाने पड़ गए, क्या उसकी मजबूरी बन गई टैक्स लगाना, क्योंकि इतना बड़ा कर्जा था। कर्जे को ख़त्म करना तो आसान नहीं था, थोड़ा कम करने के लिए उसने बहुत सारा टैक्स लगाए। और उससे पहले देखो क्या क्या इवेंट बने। उसके बाद 5 मई 1784 को एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई। उसमें सारे एस्टेट, 3 ही तो एस्टेट थे, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट के लोगों को बुलाया गया। फर्स्ट एस्टेट के थे 300 मेंबर्स, सेकेंड एस्टेट के भी 300 मेंबर आए, थर्ड एस्टेट के 600 मेंबर आए। अच्छा, इसमें मेन बात थी कि कोई आर्टिस्ट नहीं आ सकता, कोई फार्मर नहीं आ सकता, फीमेल। मेनली थर्ड एस्टेट के लोगों को ही रोका गया मेनली कि ना आने से। और मुझे लगता है थर्ड एस्टेट के ही बड़े बड़े लोग लगे होंगे यार, बिजनेसमैन, मर्चेंट वाले। जो फार्मर नहीं गए या फीमेल नहीं गए तो बच्चे कौन? तो थर्ड एस्टेट के ही बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग ही जा पाए। थर्ड एस्टेट ने अपनी डिमांड को 40,000 शब्दों में लिखा और उनको पास कर दे, रिटर्न लिखा होगा, ठीक है। अब ये लोग क्या चाह रहे थे, मतलब जो है राजा वाले एक चाह रहे थे या पर फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट वाले की वोटिंग सिस्टम हो, और इस तरह से वोट हो कि फर्स्ट एस्टेट वालों को, सेकंड एस्टेट वाले, थर्ड, तीनों का एक एक वोट हो। एक वोट इसका है, एक वोट इसका है, एक वोट इसका। अब आप बताओ यार, 3 वोट है तो ऑब्वियसली बात है कि ये फर्स्ट और सेकंड वाले एक साथ मिल जाएंगे तो इनके वोट ज़्यादा होंगे, 2 वोट इसके हो जाएंगे, इसका अकेला रह जाएगा। तो एक बात फाइनल हो जाएगी कि ये जो भी टैक्स है वो वैलिड है। जैसे यार मान लो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना है, तो ये पता पाकिस्तान चाइना दोनों चोर हैं, दोनों आपस में मिल जाएं तो इंडिया का वोट तो कम, एक अकेला रह गया ना। तो इन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक की पूरी एक स्टेट का एक वोट है। इन्होंने कहा हर मेंबर को वोट करेगा, यानी कि एक वोट बराबर एक मेंबर। जितने भी मेंबर हमारे आ रखे हैं, हमारे मेंबर वोट करेंगे, 300 मेंबर आपके करेंगे 300। जिस बात को इसने नकार दिया। अब इस बात से थर्ड एस्टेट वाले और परेशान हो गए। इन्होंने क्या करा कि 20 जून 1789 को इन्होंने वर्सेलिस के इंडोर टेनिस कोर्ट में सारे के सारे इकट्ठे हो गए वर्सेल के। अब उन्होंने अपने आप को खुद ही, जरूरत नहीं उन्होंने कहा किसी लुईस से पूछने की, अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा हमारा अपना कानून बनाएंगे, उस कानून इस तरह बनाएंगे कि जो किंग की पावर है वो लिमिट हो जाएगी। देखो पहले किंग की सुपर पावर थी, किंग सबसे ऊपर था हर तरह से। उन्होंने कहा किंग की पावर को हम कम कर देंगे। अच्छा, इनके देखो लीडर क्या क्या थे। इनका लीडर थे मीराबियो और एक एबेसियर। मीराबियो नोबल फैमिली का था, यानी सेकंड एस्टेट था, तब भी वो थर्ड एस्टेट वालों का साथ दे रहा था। इसका मतलब वो सच के लिए लड़ रहा था, न्याय के लिए लड़ रहा था। सेम एबेसियर के साथ भी था। एबेसियर प्रिस्ट था, यानी प्रिस्ट भी फर्स्ट एस्टेट के थे, तब भी वो किसके लिए लड़ रहा था? इनके लिए लड़ रहा था। तो इनके दोनों ही लीडर थे थर्ड एस्टेट वालों के। वो फर्स्ट एस्टेट वाला, एक फर्स्ट एस्टेट वालों के तो दोनों लीडर थे, कोई भी थर्ड एस्टेट से नहीं था। एक था फर्स्ट एस्टेट से और दूसरा था सेकंड एस्टेट में। एबेसियर ने बाद में जाके बुक भी लिखी थी, ही रोट द बुक व्हाट इज थर्ड एस्टेट। बात समझ आएगी नहीं? अब देखो फ्रांस में क्या हो रहा है, ब्रेड के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अचानक से एक र्यूमर मतलब होती है अफवाह फैल जाती है कि सेकंड एस्टेट वालों ने कुछ लोग भेजे हैं, कुछ बंदे भेजे हैं थर्ड एस्टेट वालों की क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, ख़त्म करने। ये बात सुन के थर्ड एस्टेट के जितनी फार्मर क्लास है वो बहुत आग बबूला हो जाते हैं। पहले ही वो परेशान थे उनसे, इन्होंने ज़बरदस्त टैक्स लगाए थे, उसके बाद वो और आग बबूला हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, जितने भी नोबल मैन है सेकंड क्लास स्टेट वालों पे अटैक कर देते हैं, उनके घरों को लूट लेते हैं, उनके जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जला देते हैं, उनको मारते पीटते हैं, और पूरे फ्रांस में बगावत आती है। अब जब लुईस 16 देखता है कि यार कंडीशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, वो सरेंडर कर लेता है। अब 4 अगस्त 1789 का दिन आता है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि 14 जुलाई को देखो 7,000 लोग कैसे 7,000 लोग जेल में घुस गए थे जब उन्होंने वो उसको क्या करा था, कमांडेंट को मार दिया था। तो उसके बाद का किस्सा है 4 अगस्त 1789 को क्या हुआ कि प्रिविलेजेस जितने भी थे, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को जितने भी प्रिविलेजेस मिले थे, विशेष अधिकार मिले थे, जैसे टैक्स नहीं भरना पड़ता था, वो सब चीज़ें हटा दी गई। सेकंड है लुईस 16 की पावर को कम कर दिया गया, यानी किंग की पावर को कम कर दिया। चर्च की जितनी भी ज़मीन थी, जो चर्च के बाद फालतू पड़ी थी, वो सारी की सारी बांट दी गई फार्मर्स में। फिर इन्होंने क्या करा, उसके 2 साल बाद 1791 में नेशनल असेंबली बनाई, असली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। पहले की तरह नहीं कि बस ऐसे बस प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया।
उसमें गवर्नमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों का मैं आपको मतलब बता चुका हूँ पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। अब मेन बात जो यहाँ आती है, देखो टोटल हमारा 28 मिलियन पॉपुलेशन है फ्रांस की, उसमें से खाली 4 मिलियन वोट करते हैं। मैं ये बताऊंगा कौन से 4 मिलियन है। फिर ये 4 मिलियन चुनेंगे, 5000 इलेक्टर्स को चुनेंगे और एक जज को चुनेंगे। फिर ये 5000 इलेक्टर जो उन्होंने चुने हैं वो 745 नेशनल असेंबली पीपल को चुनेंगे, और ये 745 नेशनल असेंबली पीपल जो है किंग पे कंट्रोल रखेंगे या नज़र रखेंगे। किंग के पास अभी भी वीटो पावर है। वीटो पावर मतलब उसकी मर्जी के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, पर वो बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है, ठीक है। अब सुनो, जो लोग वोट दे सकते हैं उन्हें कहते हैं एक्टिव सिटीजन कहा गया, और जो नहीं दे सकते उन्हें क्या कहा गया, पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन में किसको रखा गया भाई, 28 में से 4 मिलियन मैंने कहा था, बाद में बताऊंगा, वो ये हैं वो मेल जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो और वो एक मजदूर की जो दिहाड़ी होती है 3 दिन की, उससे ज़्यादा टैक्स देते हो, इन्हें कहा गया एक्टिव सिटीजन। देखो पूरा सिस्टम चेंज हो गया, और ये फ्रांस के रिवॉल्यूशन से मोनार्की सिस्टम भी खत्म हो गया, और ये मोनार्की के लास्ट राजा यही थे हमारे, क्या नाम है, लुई 16। इसके बाद मोनार्की सिस्टम फ्रांस में बिल्कुल खत्म हो गया, और फ्रेंच रेवोल्यूशन से फ्रांस की पूरी दशा बदल गई। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। फिर भी आपको कोई चीज़ कमेंट करके बताना, आप कोई टॉपिक बता सकते हैं हिस्ट्री का जो मैं आपके लिए बनाऊँ नेक्स्ट।